प्रणाम सर, प्रणाम। इसी श्रृंखला में हमारे साथ में जुड़े हैं उपेंद्र प्रताप सिंह जी, जो पेशे से इंजीनियर है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इनकी रचनाएं हैं। मैं इनका स्वागत करती हूँ और वो अपनी काव्य पाठ प्रारंभ करें। उपेंद्र जी कैलिफोर्निया से हैं और रुड़की आईआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। एक बार फिर भारत से हम अभी ब्रजमंडल में हम लोग घूम रहे थे और एक बार फिर हम भारत से मूव करते हैं कैलिफोर्निया की तरफ, फिर से भ्रमण करते हैं वहां पर। ये मैजिक मैन पटल का ही मैजिक है कि कभी आप भारत में घूम रहे होते हैं और कभी आप कनाडा और कैलिफोर्निया चले जाते हैं। स्वागत है सर आपका इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी एंड पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और पहले बहुत बहुत प्रणाम हरीश नवल जी को, पूनम सागर जी को एंड नरेश जोशी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, इसके बारे में सोचा कि कुछ ऐसा किया जा सकता है। बहुत ही यूनिक, पहली बार ऐसा मैंने देखा कि 14 दिन का अनवरत काव्य पाठ, जो कि हिंदी दिवस जैसे इतने पावन अवसर पर जाकर के संपन्न होगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम जरूर ही विश्व कीर्तिमान में इसको रिकॉर्ड करा पाएंगे। ऐसा बहुत अच्छा, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। मैं रोज जब भी समय मिलता हूँ तो सुनता हूँ। तो बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको, आपकी पूरी टीम को। मैं क्योंकि 30 मिनट का समय है, मेरी अभी मेरी कुछ कविताओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ था, जो सबरंग के नाम से प्रकाशित हुआ। तो उसमें मैं रिश्तों के बारे में, इमोशंस के बारे में लिखता हूँ। जैसे अभी मुझसे पहले वाले कवि बहुत ओज के कवि थे, चाइना पाकिस्तान, बहुत मतलब एनर्जी चाहिए वैसी लेकिन इंजीनियर के पास शायद काम करने के बाद ज्यादा एनर्जी बचती नहीं है चाइना वाइना को धमकी देने की। तो हम बहुत ही नॉर्मल और रिलेशन बेस में लिखता हूँ कविताएं, तो उस तरफ आपको ले चलूंगा। और जैसे कि एक प्रथा होती है कि हम अपने पूज्य को याद करके अपना कोई भी साहित्यिक काम या अपना काव्य पठ शुरू करते हैं, तो मैं भगवान के कुछ ऐसा भजन वगैरह नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं माँ जो है वो एक मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुझे हृदय से प्यारा विषय है, उस पर लिखता हूँ। तो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत माँ पर लिखे एक गीत से करूंगा। और गीत मेरी मन पसंदीदा विधा है, मेरे अधिकतर कविताएं मैं गीत विधा में लिखता हूँ। तो सुनिएगा, माँ को प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा, माँ के बारे में एक गीत। जी सर, स्वागत है, स्वागत है। तेरी याद आई माँ, याद आई माँ, तेरी याद आई माँ। और माँ की याद आती है तो क्या क्या लाती है, सुनिए। साथ लाई वो जीवन के मेरे सबसे स्वर्णिम पल, तेरी गोद मेरा सर, मेरी मुट्ठी तेरा आंचल, तेरी याद आई माँ, याद आई माँ, तेरी याद आई माँ। मेरा हंसना तेरा हंसना, मेरा रोना तेरा रोना, तू गीले में मैं सूखे में, तेरा जगना मेरा सोना, तेरी याद आई माँ, याद आई माँ, तेरी याद आई माँ। तेरे लड्डू और अचार, तेरा गुस्सा तेरी मार, तेरे किस्से तेरी लोरी, तेरी थपकी तेरा प्यार, तेरी याद आई माँ, याद आई माँ, तेरी याद आई माँ। तेरी मानस तेरी तुलसी, तेरी मानस तेरी तुलसी, तेरे छोटे शालिग्राम, तेरे चौका तेरा चिमटा, तेरे हाथों के पकवान, तेरी याद आई माँ, याद आई माँ, तेरी याद आई माँ। पापा से मुझको बचाना, अपने आंचल में छुपाना, तेरे संग मिलके चौके में चिड़िया आटे की बनाना, तेरी
याद आई माँ, याद आई माँ तेरी, याद आई माँ। रख मुझको सदा सलामत, तेरे सर मेरा आशीष। अगर आपके सर पर आपकी माँ का आशीर्वाद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर मतलब और कुछ आपको चाहिए नहीं। रख बिल्कुल सही। मुझको सदा सलामत, मेरे सर तेरा आशीष। तेरी मन्नत तेरे धागे, तेरी दुआ तेरे ताबीज, तेरी याद आई माँ, याद आई माँ तेरी, याद आई माँ। कितना खुशकिस्मत था मैं, तेरी जैसी माँ जो पाया। और ये हर एक बच्चे की तरफ से उसकी माँ को डेडिकेटेड लाइन है, क्योंकि कोई भी, आपने हमेशा ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं यार मुझे पति खराब मिल गया, मुझे बीवी खराब मिल गई, मुझे भाई खराब मिल गया, बहन खराब मिल गई, चाचा खराब मिल गए। किसी से ये नहीं सुना होगा कि मुझे माँ खराब मिली मुझे मेरे लाइफ में। राइट, सो दिस इज द ओनली, एक ही एक ये रिश्ता है जो कभी खराब नहीं होता। और सब कोई अपनी, उसकी माँ जैसी भी हो, अमीर गरीब अनपढ़ पढ़ी लिखी जैसी भी हो, उसको लगता है कि यही माँ मेरे लिए बेस्ट है और मैं हमेशा यही माँ मुझे मिलनी चाहिए। वो कभी दूसरे की माँ के बारे में सोचता नहीं है। बिल्कुल कितना सही। किस्मत था मैं, तेरी जैसी माँ जो पाया। तेरी कोख से आना चाहूं, जो मैं दुनिया में फिर आया। तेरी याद आई माँ, याद आई माँ तेरी, याद आई माँ। सो माँ पर ये गीत, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत खूबसूरत आपका गीत है। एक गीत की विशेषता होती है उपेंद्र जी, जब सुनने वाला उसको गुनगुनाना शुरू कर दे तो जी आपका जो लेखनी है वो सफल हो जाती है। बिल्कुल आपका गीत ऐसे ही था, आपके साथ मैं भी गुनगुना रही थी, लग रहा था मुझे मेरा कितना सुना हुआ गीत है ये। बहुत बहुत। खूबसूरत। और माँ एक ऐसा विषय है जिस पर लेखनी कभी थमती नहीं है, कितना भी जी लिखें जी ये कम होता है। चार पंक्तियां आपको माँ के ऊपर सुना रही हूँ। जी। अपनी भावनाएं हैं मेरी मेरी माँ के लिए, और शायद हर बच्चे की होती होंगी। श्योर। लोरी गाए गीत गाए रातों को वो जागती, लोरी गाए गीत गाए रातों को वो जागती, देवे सीख जीवन की जीवन को पालती। माँ की जैसा कोई नहीं धरती पे भगवान, माँ की जैसा कोई नहीं धरती पे भगवान। पग पग साथ चले पग को पखारती, पग वाह पग चले पग को पखारती, वाह, पग बहुत पग सुंदर। साथ चले पग को पखारती। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर। गीत आपने सुनाया, और इस तरह के आगे और भी आप गीत सुनाने वाले हैं हमें, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, तो मैं शादीशुदा हूँ और एक पुत्र भी है। तो जैसे कि हर एक शादीशुदा आदमी की मजबूरी होती है कि अगर वो माँ के लिए कुछ डेडिकेट करे तो उसे बीवी के लिए भी कुछ डेडिकेट करना पड़ता है या कुछ लिखना पड़ता है। तो क्योंकि मैंने माँ के बारे में सुनाया, तो अब अगला मैं आपको एक प्रेम गीत सुनाता हूँ। जी अ, बिल्कुल। सुनिएगा। कुर्ते में इत्र सा है लगाया तुम्हें, कुर्ते में इत्र सा है लगाया तुम्हें। मैं महकने लगा जब से पाया तुम्हें, कुर्ते में इत्र सा। वाह। तुमको ही पहनूं मैं और दर्पण भी तुम, श्वास तुम, नींद तुम, मेरा क्षण क्षण भी तुम। तुमको ही पहनूं मैं और दर्पण भी तुम, श्वास तुम, नींद तुम, मेरा क्षण क्षण भी तुम। तुमको ओढ़ाओ मैंने, बिछाया तुम्हें, तुमको ओढ़ाओ मैंने, बिछाया तुम्हें। मैं महकने लगा जब से पाया तुम्हें, कुर्ते में इत्र सा। शुद्ध करके हृदय तल को मंदिर किया, प्रेम के पुष्प और है समर्पण दिया। शुद्ध करके हृदय तल को मंदिर किया, प्रेम के पुष्प और है
समर्पण दिया देवता की जगह पे, बिठाया तुम्हें देवता की जगह पे, बिठाया तुम्हें। मैं महकने लगा जब से पाया तुम्हें, तुरत में इत्र सा। और प्रेम गीत लिखने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है, एक प्री रिक्विजिट जो होती है, वो क्या है? ऐसा हो तभी आप एक प्रेम गीत लिख सकते हैं। मधु की शाही भरी स्वर्ण पीली कलम, मेरे गीतों में गजलों में छंदों में तुम। मधु की शाही भरी स्वर्ण पीली कलम, मेरे गीतों में गजलों में छंदों में तुम। तुमको ही है लिखा मैंने गाया तुम्हें, तुमको ही है लिखा मैंने गाया तुम्हें। मैं महकने लगा जब से पाया तुम्हें, कुर्ते में इत्र सा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सच में बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत स्क्रीन पे जो भी कमेंट हो, जोशी जी कृपया मुझे आप वो शो ऑफ कर दीजिए। मैं एक बार उपेंद्र जी को दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और क्या क्या वो कह रहे हैं उनके बारे में, इतने खूबसूरत गीत वो सुना रहे हैं। उसके लिए लोग क्या बयान कर रहे हैं। हो सके तो मुझे स्ट्रीम यार्ड पर मुझे कमेंट शो कर दीजिए। जोशी जी मुझे सुन रहे हैं जी? सुलेखा जी जुड़ी हुई हैं। वाह इंजीनियर साहब, सलाम सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेखा जी। वो ही बेटा जी, क्या बात मनोज भाई, हरीश नवल सर, अरे वाह सर जुड़े हुए हैं आपसे। पूजा स्थल से रिले हो रहा है मेरा जी, वो पूजा स्थल से आपको कमेंट कर रही हैं, बहुत बहुत पूजा कर रही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। और बड़ी बात है ये कि अनीता जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार सभी को। रूबी जी बहुत शानदार। नवल सर योगिता जी को कह रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत पसंद जी, करने के लिए। सभी जो हमें जुड़े हुए हैं, सुनीता जी, सुनीता निमिष जी, बहुत सुंदर। जो लोग जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, समय दे रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए, बहुत जुड़ने के बहुत लिए। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी उपेंद्र जी, तो अब आप कंटिन्यू जी करिए। जी, तो मैं बता रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बेटा भी है। और जी जैसा आपको पता है कि लड़के और लड़कियों में हालांकि कोई अंतर मैंने माना नहीं और अभी भी नहीं मानता हूँ। लेकिन एक जो इमोशनल एक जो अंतर है जिसमें मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा अच्छी हैं, वो ये है कि लड़कियां बहुत कम उम्र से ही काफी मेच्योर और काफी सिंसियर हो जाती हैं। उस वजह से आप देखिए हर जगह लड़कियां ही टॉप करती हैं और वो काफी कम उम्र से ही उन्हें काफी सीरियस हो जाती हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं वो अमूमन आपने देखा होगा कि कई लड़के तो अभी कहिए कि 60 साल के भी हो गए तब भी अल्हड़ ही रहे। तो वो बहुत ही अल्हड़ और बड़े बेफिक्रे टाइप से रहते हैं। तो हम भी कभी वैसे ही हुआ करते थे और मेरे जितने साथी हैं, आप भी जिनको जानते होंगे, सब वैसे रहते हैं। तो एक छोटी सी कविता है जिसमें मैंने दिखाया है कि जो लड़के होते हैं वो उनका जीवन कभी कैसा हुआ करता था जब वो टीनेज में थे या लड़कपन में थे, और क्या होता है उनके जीवन में जिसके बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तो सुनिएगा। जी ये लड़के स्वागत है। ये लड़के लगता था कभी नहीं सुधरेंगे। ये लड़के लगता था कभी नहीं सुधरेंगे। पूस की ठंड में टी शर्ट में घूमते लड़के और जेठ की लू में सारा दिन क्रिकेट खेलते लड़के। ये लड़के जो भागते रहते थे कटी पतंगों के पीछे, तोड़ डाले जिन्होंने अमिया जामुन शहतूत कच्चे ही। मोहल्ले की लड़की को छज्जे से ताड़ते और मोटरसाइकिल पर हवा को चीरते ये लड़के जो ना सुधरे बाप की मार से, ना उस मरकहे मास्टर की छड़ी से, ना पड़ोस की आंटी की फटकार से कि अब की बॉल आई तो दूंगी नहीं। ये अल्हड़ बेफिक्र से लड़के अब सब सोच समझ कर करने लगे हैं। ये अल्हड़ बेफिक्र से लड़के अब सब सोच समझ कर करने लगे हैं। किसी के बाप से भी ना डरने वाले लड़के, किसी के बाप से भी ना डरने वाले लड़के बाप बनते ही डरने लगे हैं, सुधरने लगे हैं। किसी के बाप से भी ना डरने वाले लड़के बाप बनते ही डरने लगे हैं, सुधरने लगे हैं। क्योंकि जब एक एक लड़का एक पिता बनता है
तब उसके जीवन में एक सीरियसनेस, एक स्थायी एक आता है कि अब थोड़ा संभल जाओ, अब ज्यादा इधर उधर की खुराफातें नहीं कर सकते। तो उस पर ये मेरी कविता थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अंदर आपकी पंक्तियां हैं और बिल्कुल सही आपने ये बात बोली कि जो बेटियां होती हैं ना, वो बिल्कुल बचपन से ही मैच्योर होती हैं, उन्हें हर चीज की समझ पता नहीं कहाँ से आती है, लेकिन होती है। बिल्कुल आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। एक बच्ची जिसका बाल विवाह हो जाता है, कितनी समझदार है वो क्या कह रही है अपने पिता से, चिट्ठी भेजती है अपने पिता को और क्या कहती है, सुनिएगा। बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह रचायो, बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह रचायो, तेरे बाग की छोटी चिड़िया, तेरे बाग की छोटी चिड़िया कहीं तू चिटाल पठायो, बाबू सा काहे तूने मोरा ब्याह रचायो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी है वो इतनी ही प्यारी होती हैं, और वैसे बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। अब तो सब बच्चे समझदार होते हैं, बेटा हो या बेटी हो। अब सब बदल गए हैं, अब कंप्यूटर का युग है और सब समझदार बच्चे ही बॉर्न होते हैं। अब वो वाला सब आ गया है जी। तो एक अगला एक प्रेम गीत और सुनाता हूँ, और ये प्रेम गीत इसके पीछे का जो इसके पीछे की जो सोच है वो ये है कि हम देखते हैं कभी कभी प्रेम में प्रेम होना ही आजकल काफी नहीं है। प्रेम को जब तक कि आप व्यक्त नहीं करें, एक उसका दिखावा नहीं करें, वो भी एक रिक्वायरमेंट बन गई है आज हमारे जनरेशन की, कि आप मुझे फूल ला करके दें, आप, और दोनों तरफ से, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। तो एक अभिव्यक्ति बहुत एक जरूरी पार्ट बन गया है प्रेम का। तो उस पर है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोल रहा है कि अगर तुम प्यार करती हो तो अभिव्यक्त करो, और उसके अंत में, गीत के अंत में, अंतिम पद में प्रेमिका जवाब देती है। सुनिएगा। रात है चांदनी छाई है रागिनी, रात है चांदनी छाई है रागिनी, देखो ऐसे में चुप ना रहो, लाज की बेड़ियां तोड़ दो, प्यार के ढाई आखर कहो, आओ जीवन का श्रृंगार मिलकर करें, तू है मेहंदी की खुशबू, इतर मैं बनूं। और एक जो असली पुरुष होता है, पुरुष प्रेमी जो होता है, वो अपनी प्रेमिका को, एक नायिका को या एक नारी को कहाँ पर अपना स्थान देना चाहता है, इस बंद के माध्यम से सुनिएगा। आओ जीवन का श्रृंगार मिलकर करें, तू है मेहंदी की खुशबू, इतर मैं बनूं, मेरे सतरंगी साफे की कलगी है तू। साफा सर पे पहनने वाली चीज, मेरे सतरंगी साफे की कलगी है तू, और तेरे पाँव का मैं महावर बनूं, तुम सजाओ मुझे मैं संवारूं तुम्हें, तुम सजाओ मुझे मैं संवारूं तुम्हें, उम्र भर सज संवर कर रहो, लाज की बेड़ियां तोड़ दो, प्यार के ढाई आखर कहो, तुम हो होली के जैसी तो मैं फाग सा, तुम हो गीतों सी गजलों सी मैं राग सा, तुम दिवाली की जगमग में जलता दिया, तुम दिवाली की जगमग में जलता दिया, तुम हो संसार सी मैं हूँ बैराग सा, एक त्योहार तुम, एक त्योहार हम, मेरे जीवन का उत्सव बनो, लाज की बेड़ियां तोड़ दो, प्यार के ढाई आखर कहो, नींद बन कर नयन में
रहो तुम मेरे, सच्चा प्यार। नींद बन कर नयन में रहो तुम मेरे, रक्त बन कर शिराओं में बह जाऊं मैं, श्वास बन कर हृदय में धड़कती रहो, श्वास बन कर हृदय में धड़कती रहो, मुझ में रह जाओ तुम में रह जाऊं मैं। मैंने जब भी लिखा सिर्फ तुमको लिखा, मैं कलम तुम मेरे गीत हो, लाज की बेड़ियां तोड़ दो, प्यार के ढाई आखर कहो। सो प्रेमी इतना विनय कर रहा है प्रेमिका को कि प्यार के ढाई आखर कहो, तो प्रेमिका क्या जवाब देती है आखिरी बंद में सुनिएगा। प्रेम को ढाई आखर में गढ़ते हो क्यों, प्रेम तुलसी है मीरा है रस खान है, प्रेम को ढाई आखर में गढ़ते हो क्यों, प्रेम तुलसी है मीरा है रस खान है, प्रेम सीता का तप उर्मिला का विरह। अगर सीता का प्रेम प्रेम था तो उर्मिला का प्रेम भी कम नहीं था। प्रेम सीता का तप उर्मिला का विरह, प्रेम के वट है सबरी है प्रभु राम है, प्रेम बलिदान है प्रेम अभिमान है, प्रेम की धार में तुम बहो, लाज की बेड़ियां तोड़ दो, ढाई आखर कहो ना कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाज की बेड़ियां तोड़ दो, ढाई आखर कहो ना कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत। हमारे साथ सुलेखा जी जुड़ी हुई थी, मुकुल जी जुड़े हुए थे, हरीश दर जुड़े हुए थे, सभी स्नेह दे रहे हैं, बहुत आपकी रचनाओं को पसंद। और एक चीज आपसे कहना जी, आपको कोई सुने तो बिल्कुल कह नहीं सकता कि आप एक साहित्यकार नहीं है, आप एक लेखक, मतलब एक जो होता है ना पर्टिकुलर कि हमारा ये हमारा पेशा है लिखना, वो आप नहीं, आप एक इंजीनियर है, IITian है, आप कोई कह नहीं सकता। इतना खूबसूरत मधुर कंठ है आपका और बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सो क्योंकि समय भी हो रहा है और मैं देख रहा हूँ हेमंत जी जुड़ चुके हैं हमसे, तो एक बस आखिरी, मैंने सोचा था और भी बहुत गीत सुनाऊंगा लेकिन समय की का लिमिटेशन है। तो एक चीज, चूंकि आप लोग भारत से जुड़े हैं और जैसा आप बोल रही थी कि कभी हम कैलिफोर्निया पहुंच जा रहे हैं, कभी आप फिर से भारत आ जा रहे हैं, तो मेरे जीवन का एक जो हिस्सा है वो एक प्रवासी भारतीय का हिस्सा है, और इतना आसान नहीं होता है। भारत में शायद बैठकर लगता होगा कि हाँ, जो कोई वहां रह रहा है बहुत मजे कर रहा है, उसे तो कहते ही यहाँ का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है। एक चिड़िया भी जब अपना, सोचिए, अपना तालाब छोड़कर दूसरे तालाब को जाती है, तब भी उसको वो पुराने तालाब की यादें जाती नहीं है। तो हम तो मनुष्य हैं। तो आजकल जो अच्छी बात यह है कि एक चीज जिसने रहना आसान कर दिया है थोड़ा सा, वो है वीडियो कॉल। क्योंकि चाहे व्हाट्सएप हो या दूसरे फेस टाइम हो, जो भी वीडियो कॉल के ऑप्शंस हैं, उसके जरिए कम से कम, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपसे जुड़ पा रहा हूँ, या अपने परिवार से, अपने मित्रों से जुड़ पाता हूँ, कम से कम एक आभासी ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा साधन है। तो मैं और मेरे जैसे जितने भी प्रवासी भारतीय यहाँ पर हैं, उनका फोन एक वीडियो कॉल में उनको क्या क्या दिखाता है, अपना देश, अपना भारत कैसे दिखाता है, इस पर मेरी एक कविता है, वो सुनाकर मैं आज्ञा लूंगा आपसे। तो सुनिएगा जी। स्वागत है। वो घर वो चौखट वो आंगन, वो घर वो चौखट वो आंगन, और वो बूढ़े नीम का साया, जो भी हुआ वहां पर वो सब फोन पर देखा जा ना पाया, जो भी हुआ वहां पर वो सब फोन पे देखा जा ना पाया। और क्या क्या देखते हैं फोन पर? त्योहार, अबीर लगे अपनों के चेहरे, मस्त टोलियां और ठंडाई, अबीर लगे अपनों के चेहरे, मस्त टोलियां और ठंडाई, जगमग रोशन हुई दिवाली, राखी में बहना घर आई। सब फोन पर देखा। जगमग रोशन हुई दिवाली, राखी पर बहना घर आई, वर्ष हुए अनगिनत संग में, पर्व में कोई मना ना पाया,
सबके बीच कमी को अपनी फोन पे देखा, जा ना पाया। पाया। बहुत सुंदर। और अगला बंद माँ के लिए है। कब थकी प्रतीक्षित उसकी आंखें, थकी प्रतीक्षित उसकी आंखें मेरे आगे सब कष्ट छुपाती, थकी प्रतीक्षित उसकी आंखें मेरे आगे सब कष्ट छुपाती, दर्द व्यथा मन में रख लेती, सब है अच्छा यही बताती। माँ को आप जब भी फोन करिए, भारत में भी अगर आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हो और माँ को फोन करिए, बोलती है हाँ सब अच्छा है, चिंता मत करो। थकी प्रतीक्षित उसकी आंखें मेरे आगे सब कष्ट छुपाती, दर्द व्यथा मन में रख लेती, सब है अच्छा यही बताती। मैंने जब भी पूछी तबीयत, मैंने जब भी पूछी तबीयत, उसने पूछा खाना खाया। मैंने जब भी पूछी तबीयत, उसने पूछा खाना खाया। हर दिन बूढ़ी होती माँ को बस फोन पे देखा, जाना पाया। बहुत सुंदर। और आखिरी बंद है कोरोना काल में यहाँ हमारे कई प्रवासी मित्र हैं जिनके पिताजी का देहांत हो गया और इस संकट की घड़ी में भी वो जा नहीं पाए, तो आखिरी बंद उनको समर्पित है। कमी न जिसने होने दी कुछ, कमी न जिसने होने दी कुछ, जिस वटवृक्ष के तले पला में, कमी न जिसने होने दी कुछ, जिस वटवृक्ष के तले पला में, प्राण उसी से नाम उसी से, जिसकी उंगली पकड़ चला मैं। कमी न जिसने होने दी कुछ, जिस वटवृक्ष के तले पला मैं, प्राण उसी से नाम उसी से, जिसकी उंगली पकड़ चला मैं। जिसके कांधे चढ़कर जग देखा, जिसके कांधे चढ़कर जग देखा, उसको कांधा दे ना पाया। जिसके कांधे चढ़कर जग देखा, उसको कांधा दे ना पाया। भर आंसू अपराध बोध संग बस फोन पे देखा, जा ना पाया। भर आंसू अपराध बोध संग बस फोन पे देखा, जा ना पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कविता के माध्यम से आपको एक प्रवासी भारतीय के मन की जो पीड़ा होती है वो शायद सामने रखने में सक्षम हुआ होऊंगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली जितने लोगों को मैं जानती हूँ, मेरी जानकारी में भी जो लोग बाहर रहते हैं, अक्सर कहा जाता है कि अरे अब वो बाहर चला गया है, अब कहाँ लौट कर आएगा। बाहर विदेशों की जो लाइफ है, जीवन है, वो इतना लग्जरियस है कि वो लोग लौट कर वापस नहीं आते, लेकिन उनके मन में भी एक पीड़ा होती है कि मन में टीस जरूर होती है। आप किसी से चाहे जितना, एक बूढ़ा भी हो गया होगा, 80 साल का भी यहाँ पर एक देसी हो गया होगा, लेकिन आप उससे पूछिए, आप बस भारत की बातें चालू कर दीजिए, आपको लगेगा कि इसके मन में कितना भरा हुआ। जैसे उपेंद्र जी, हम स्त्रियां होते हैं ना जी, क्या हमारे मायके से कहीं कोई भी आता है ना, कहीं दूर दराज से भी कोई आएगा तो हमें लगेगा अरे ये तो हमारे मायके वाला है। तो वही सेम फीलिंग आई थिंक कि आप लोगों के मन में होती होगी। कोई इंडिया से कहीं कोई पहुंचता होगा तो लगता होगा अरे ये तो हमारे देश से है, हमारे अपने भारत से है। जी, तो मैं क्योंकि समय हो रहा है, मैं बस एक आखिरी कविता, एक शुभकामना की एक कविता है, वो एक 1.5 मिनट की कविता मैं आपको सुनाकर फिर आज्ञा लेता हूँ। क्योंकि भारत में हमने देखा बहुत ही ज्यादा, हमने त्रासदी देखी अप्रैल मई के महीने में कोरोना की वजह से, कितने लोगों ने सबने बहुत कुछ खोया। तो बस एक उस पर ही एक पॉजिटिविटी की कविता है, उसके साथ ही विदा लेंगे। संकट की घड़ियां बीतेंगी, संकट की घड़ियां बीतेंगी, जो खोया फिर मिल जाएगा। मत डरो बंधु, संयम रखो, सब पुनः ठीक हो जाएगा। तू मानव है मानव, गंगा को धरती पर लाने वाला, पहाड़ काट इन हाथों से निज मार्ग बनाने वाला। नाश प्रलय के खेल से भी तू जिंदा वापस आएगा। मत डरो बंधु, संयम रखो, सब पुनः ठीक हो जाएगा। हम पुनः काम पर जाएंगे, फिर बच्चे बाहर आएंगे, हम गले मिल सकेंगे फिर से त्योहार मनाएंगे। है समय अभी मुश्किल माना, ये समय भी जल्दी जाएगा। है समय अभी मुश्किल माना, ये समय भी जल्दी जाएगा। मत डरो बंधु, संयम रखो, सब पुनः ठीक हो जाएगा। कुछ लोग निसंशय खोएंगे, कुछ लोग निसंशय खोएंगे, कुछ नयन बहुत ही रोएंगे। कुछ लोग निसंशय खोएंगे, कुछ नयन बहुत ही रोएंगे। माना की कठिन तपस्या है, पर यही ईश की इच्छा है। माना की कठिन तपस्या है, पर यही ईश की इच्छा है। जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहे ले जाएगा। आपने देखा होगा, बूढ़े से बूढ़े लोग कोरोना पॉजिटिव हुए बच गए, और जवान से जवान लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और चले गए। तो केवल ईश्वरीय इच्छा है, इस पर हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं है। माना की कठिन तपस्या है, पर यही ईश की इच्छा है। जिसको चाहेगा बख्शेगा, जिसको चाहे ले जाएगा। मत डरो बंधु, संयम रखो, सब पुनः ठीक हो जाएगा। तो बस इसी आशा के साथ में कि मेरे देश भारत में सब कुछ पुनः फिर से अच्छा हो जाए,
सब कुछ जो जैसा था, आप सबको बहुत बहुत स्वास्थ्य और सुख संपत्ति सब कुछ आपको मिले, इसी शुभकामना के साथ मैं विराम दूंगा। कामना हम आपके लिए भी करते हैं उपेंद्र जी कि आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, इस पटल पर आए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।